हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरिज व्लॉगर पे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों ने अगर थंबनेल देखा है तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो। जो टाइटल थंबनेल में था वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। जी हाँ, जिन लोगों का बजट कम है और जो लोग ड्रीम देखते हैं इंडिया से बाहर जाने का, इंडिया से बाहर सेटल होने का, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हाँ, ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपके पास थोड़ी बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं वो हैं। वो चीज़ें क्या क्या हैं वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि जैसे ही मेरे चैनल पे कोई नई वीडियो आए आपके फ़ोन की घंटी बज जाए और आप लोग वीडियो को देख लो। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी को, अगर आप लोग चाहो तो। और वही सेम चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को देखने के बाद जब भी एग्ज़िट करो लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर देना। पसंद आए तो लाइक, अदरवाइज़ डिसलाइक। अब बात करते हैं इस वीडियो में कि हमारा मेन टॉपिक आज का ये है कि जो लोग भारत से या कहीं से भी अगर बाहर आना चाहते हैं, वो इंडियन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, लेकिन अगर वो उस कंट्री में लीगल हैं। जैसे कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं सऊदी अरबिया में हूँ, सर मैं कतर में हूँ, सर मैं दुबई में हूँ, मैं ओमान में हूँ, मैं बहरीन में हूँ, मैं फ़िलीपींस में हूँ, मैं इंडोनेशिया में हूँ। जो भी एशियन कंट्रीज़ में बंदे रह रहे हैं, एवन कि चाहे वो आप सिंगापुर में रहो या कहीं पे भी रहो, वो पूछते हैं क्या हम वहाँ से अपना वीज़ा लगवा सकते हैं, क्या हम आ सकते हैं। तो पहले मैं वो चीज़ें थोड़ी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेरीज़ हैं बहुत ज़्यादा आती हैं। जी हाँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आप जहाँ का भी वीज़ा लगवाना चाहते हो उस कंट्री से आप वीज़ा लगवा सकते हो। हर कंट्री की एम्बेसीज़ होती हैं वहाँ पे एम्बेसीज़ में जा करके या उनको आप कॉल करके या मेल करके उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन जो रिक्वायरमेंट मिनिमम है और जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उस कंट्री में आप लीगल होने चाहिए। आप वहाँ पे अगर लीगल हो और आपके पास वहाँ का टीआरसी है या टीआरपी, टेम्पोररी रेजिडेंस परमिट, या फिर सर्टिफिकेट भी कुछ लोग बोलते हैं, कार्ड बोलते हैं, तो अगर आपके पास वहाँ पे लीगल राइट्स हैं उस कंट्री में रहने के, भले ही आप वर्क परमिट पे हो या स्टडी वीज़ा पे हो या किसी भी तरह से आप रह रहे हो या आपके फैमिली मेम्बर्स वहाँ के हैं, तो आप उस कंट्री से अपना वीज़ा लगा सकते हो। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है। जो लोग इलीगल हैं वो नहीं कर सकते हैं। और अब बात करता हूँ उन लोगों की जो लोग मुझे बोलते हैं सर हम मिडिल ईस्ट में हैं या कहीं पे भी हैं, हमारा पासपोर्ट हमारी कंपनी में जमा है, तो क्या हम क्या करें। तो देखो, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। आप जब वीज़ा लगवाने के लिए जाओगे एम्बेसी में, पासपोर्ट आपका वहाँ पे जमा हो जाएगा जब तक आपका वीज़ा लग के पासपोर्ट वापस नहीं आएगा। पासपोर्ट और एक वहाँ पे लीगल राइट्स, उस कंट्री में आप रह रहे हो, लीगल रह रहे हो आप, इस चीज़ का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम उन लोगों की जो इंडिया से आना चाहते हैं। उनको चाहिए सिर्फ पासपोर्ट, पहली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और जिनका पासपोर्ट काफ़ी टाइम पहले बना हुआ है, उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम जो है 6 महीने होनी चाहिए। 1 साल हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एज़ पर लॉ आप दुनिया की किसी भी कंट्री में ट्रैवल करो, एवन कि अगर कोई इंडियन बंदा इंडिया से बाहर रह रहा है और उसका पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो रहा है अगले 4-5 महीने में, तो वो उस पासपोर्ट पे इंडिया भी ट्रैवल नहीं कर सकता है, अपनी होम कंट्री बंदा नहीं जा सकता है। इससे मैटर नहीं करता है कि आप किस कंट्री के हो या नहीं हो। पासपोर्ट की मिनिमम वैलिडिटी जो है 6 महीने होनी चाहिए और 2 पन्ने आपके पासपोर्ट पे खाली होने चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक पेजेस, तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा के लिए ये रूल है। और ट्रैवलिंग के लिए मिनिमम मैंने बता दिया 6 महीने, और अगर 1 साल होता है तो वो वेल एंड गुड है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आप आ कैसे सकते हो। देखो, यूरोप आने के काफ़ी अलग अलग तरीके हैं। मैं हर वीडियो में इन चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं उस चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। लेकिन जो ज़्यादातर लोग आना चाहते हैं यूरोप में, उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है, चाहे वीज़ा कहीं का भी उनका लगे, जर्मनी का, फ्रांस का, नीदरलैंड का, लग्जमबर्ग का, स्लोवाकिया का, चेक रिपब्लिक का, 2 नई कंट्री भी आ रही हैं शेंगेन में। अब से अगर आप उनका वीज़ा अप्लाई करोगे, ये उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि अब आप लोग रोमानिया के और बुल्गारिया के वर्क परमिट के झांसे में बिल्कुल मत आना, क्योंकि अब से इन कंट्रीज़ का जो वीज़ा होगा वो शेंगेन वीज़ा होगा, ना कि पहले की तरह नॉर्मल वीज़ा होगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखना। कोई एजेंट अगर आपको बोलेगा कि मैं रोमानिया बुल्गारिया का आपका 100% वीज़ा लगवा दूंगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे झूठ बोल रहा है, आपके साथ स्कैम हो रहा है। तो ये उन लोगों के लिए है। मैंने देखा है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हमारा एजेंट हमसे जो है 1.5 लाख रुपए मांग रहा है, हमें रोमानिया भेज रहा है। पहले क्या होता था, नहीं होता था, शायद वीज़ा मिल जाता होगा या बहुत से लोगों को नहीं भी मिलता था, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया है। सेम रूल्स जो शेंगेन वीज़ा के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वही टर्म्स एंड कंडीशन अब से रोमानिया एंड बुल्गारिया के लिए है। दोनों कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बुल्गारिया एक यूएसएसआर टाइप की कंट्री है, बहुत पुराने ज़माने का आर्किटेक्चर है वहाँ का, और बहुत ज़्यादा इंडियंस वहाँ पे नहीं हैं।
और कैपिटल जो है वो है सोफिया। और जो ये बॉर्डर शेयर करता है तुर्की के साथ भी अपना और रोमेनिया के साथ। और जो दूसरी कंट्री है रोमेनिया, वो अपना बॉर्डर यूक्रेन के साथ शेयर करता है और बुल्गारिया के साथ और शेंगन की कंट्रीज़ के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है हंगरी के साथ। तो ये मैंने बता दिया। और इसकी जो कैपिटल है वो है बुखारेस्ट। तो वहाँ पे थोड़े बहुत इंडियन रह रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बुल्गारिया। बुल्गारिया से ज़्यादा इंडियन रोमेनिया में रहते हैं, लेकिन बेसिक सैलरी वहाँ पे बहुत कम है। और अगर आप अब से इन कंट्रीज़ का वीज़ा लगवाते हो तो आपको शेंगन वीज़ा जैसे अप्लाई होता है, जो शेंगन वीज़ा फॉर्म होता है और जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी बिल्कुल उसी तरह की होंगी। अब मैं बात करता हूँ जिन लोगों का बजट 1 से 1.5 लाख या 2 लाख रुपए है, क्या वो यूरोप आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि वाजिब जो खर्चा लगता है वीज़ा का पूरे प्रोसेस में वो कितना लगता है। तो सबसे पहले जो आपको करना है, जब भी आपको शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है, वो अलग बात है। अब अगर वीज़ा देना नहीं देना ये हमेशा एम्बेसी के हाथ में होता है। आप अगर मुझे कांटेक्ट करते हो तो मैं आपको जो है हेल्प कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपका ट्रैवल प्लान मैं बना सकता हूँ, कवरिंग लेटर बना सकता हूँ। और इस चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। कवरिंग लेटर मैंने कुछ लोगों के बनाए हैं जिसकी वजह से फ्रेश पासपोर्ट पे भी उनको पहली बार में यूरोप का वीज़ा मिल गया शेंगन का। तो मैं आपको बता देता हूँ। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है जिसके पास अच्छे पैसे हैं, या मान लो कि भाई अच्छे पैसे उसके पास नहीं है, एक अच्छी जॉब है उसकी इंडिया में, 35, 40, 50 हज़ार रुपये वो मंथली कमा रहा है किसी एमएनसी में या किसी बैंक में या कोई भी किसी भी कंपनी में वो बंदा जॉब कर रहा है और उसको उसकी एक स्टेबल अर्निंग है हर महीने, तो उसको वहाँ से बैंक स्टेटमेंट मिल सकता है और अपनी कंपनी से जो है उसको लीव लेटर मिल सकता है, उसको परमिशन मिल सकती है कि भाई ये बंदा हमारी कंपनी में जॉब करता है और ये ट्रैवल करने जा रहा है। तो ऐसे में फ्रेश पासपोर्ट पे भी बंदों को वीज़ा मिल जाता है। और जो दूसरी चीज़ है, मान लो कि किसी के पास बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको रेंटल इनकम आ रही है, लेकिन ये सारी चीज़ों की उनके पास प्रूफ होने चाहिए। तो वो अपना एक इनकम का सर्टिफिकेट अपने चार्टेड अकाउंटेंट को बोल के या किसी को भी बोल के, किसी भी सीए को बोल के वो बनवा सकता है। बैंक से बैंक स्टेटमेंट वो निकलवा सकता है। तो ये जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो आपको पहली बार में वीज़ा मिल जाएगा। मिल जाएगा। 100% कभी नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीज़ा देना नहीं देना एम्बेसी के हाथ में होता है। और कभी कभी आपका इंटरव्यू भी हो जाता है। शेंगन वीज़ा के लिए वैसे नहीं होता है, लेकिन 100 में से 3-4 लोगों की अगर किस्मत ख़राब हो तो उनका इंटरव्यू हो जाता है। और इंटरव्यू होने के बाद भी वीज़ा जो है कभी रिजेक्ट हो जाता है, कभी बिना इंटरव्यू के वीज़ा मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करता हूँ पैसों की। इसी चीज़ के लिए आप लोग वीडियो देख रहे हो। तो जो वीज़ा की फ़ीस है शेंगन की, वो है अराउंड 80 यूरो। 80 यूरो को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो 6,500 रुपये। उसके अलावा आपको अपना बैंक स्टेटमेंट निकलवाना है। अगर 1 से 1.5 लाख रुपए है और आप 7 दिन के लिए अपना टूरिस्ट वीज़ा अगर अप्लाई कर रहे हो, डिपेंड करता है किस कंट्री का। बंदा अगर स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी में जाके बोल रहा है कि मुझे स्विट्ज़रलैंड घूमने जाना है और उसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, तो भाई वो तो आपको पता है वीज़ा नहीं मिलेगा। आपकी फ़्लाइट का खर्चा, आपको वापस जाने का खर्चा, होटल में रहने का, घूमने फिरने का, खाने पीने का, तो उनको मालूम है कि भाई स्विट्ज़रलैंड जैसी महंगी कंट्री में नहीं हो पाएगा। तो आप बेटर है कि आप किस कंट्री से अपना वीज़ा अप्लाई करो। आप चेक रिपब्लिक से कर सकते हो, जिसकी कैपिटल पराग है, जो कि एक बजट, मैं बोल सकता हूँ यूरोप में एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसको आप बजट में कर सकते हो। हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप रह सकते हो। और उसके अलावा जो है मैं कुछ कंट्रीज़ आपको और सजेस्ट कर देता हूँ। स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, लातविया है, एस्टोनिया है। यहाँ से अभी वीज़ा लग रहे हैं और काफ़ी अच्छा रेशियो है वीज़ा का, काफ़ी लोगों के वीज़ा आए हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप ग्रीस का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, शेंगन में है। और अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेते हो तो आप लोग 2 नई कंट्रीज़ आ रही हैं, रोमेनिया एंड बुल्गारिया। आप यहाँ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आप क्रोएशिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लोग पता नहीं क्यों पागल हैं जर्मनी का, फ्रांस का, नीदरलैंड का, पोर्चुगल का, स्पेन का वीज़ा लगाने के लिए। मैं बोलता हूँ 27 में से किसी भी एक कंट्री का शेंगन वीज़ा, भले ही वो कंट्री सबसे गरीब कंट्री हो, 3rd क्लास कंट्री हो, आपको अगर वीज़ा मिल गया तो आप 27 कंट्रियाँ अभी शेंगन में हैं, फिर 2 और आ जाएंगी। क्रोएशिया पिछले साल शामिल हुआ था, 2 कंट्रीज़ और आने वाली हैं। 29 कंट्री में से आपके पास अगर किसी भी एक देश का वीज़ा है, आप 29 कंट्री में कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये आप अपने माइंड से निकाल दो कि अगर जर्मनी का वीज़ा है तो हम जर्मनी ही जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी कंट्री में एंट्री कर सकते हो, लेकिन वहाँ से जिस कंट्री ने आपको वीज़ा दिया है वहाँ पे जाने की आपके पास बस टिकट, ट्रेन टिकट या फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए। और शेंगन कंट्री के अंदर आने के बाद एक कंट्री में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया से, आपका वीज़ा है जर्मनी का और आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मान लो कि इंडिया से पहले आपकी फ़्लाइट पेरिस आती है और पेरिस से अगले दिन आपकी फ़्लाइट या 3 घंटे के बाद आपकी फ़्लाइट जर्मनी की है, म्यूनिख की, बर्लिन की या फिर फ्रैंकफर्ट की। तो ऐसे में
जो आपका इमिग्रेशन होगा वो पेरिस में होगा, ना कि जर्मनी में होगा। क्योंकि बंदा जैसे ही शेंगेन जोन से बाहर से अगर जिस भी पहली कंट्री में शेंगेन में उसकी फ़्लाइट उतरती है, वहाँ पे उसके बाद उसकी जो आगे की जर्नी होती है वो डोमेस्टिक फ़्लाइट की तरह होती है। तो उसका इमिग्रेशन पेरिस में ही क्लियर हो जाएगा। पेरिस में ही उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई अगले दिन मेरी जो फ़्लाइट है वो मैंने ऑलरेडी बुक कर रखा है, मैं अगले दिन जर्मनी चला जाऊँगा। तो बस उसके बाद वो बंदा, उसका इमिग्रेशन हुआ, उसके पासपोर्ट पे स्टैंप लगी फ्रांस की, एंड देन उसके बाद अगर वो जर्मनी जाता है तो भी ठीक है, ना जाए तो भी ठीक है, लेकिन प्रूफ होना चाहिए जो कंट्री है वहाँ पे जाने का। और अब बात कर रहा हूँ मैं कि आपको सबसे पहले चाहिए अपना बैंक स्टेटमेंट। अगर 1 से 1.5 लाख रुपए हैं, जिन कंट्रीज़ के मैंने नाम बताए हैं वहाँ, उन कंट्री का अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो, टूरिस्ट वीज़ा, ये हो गया। एंड उसके अलावा एक आपके पास होना चाहिए अपना पासपोर्ट, जो बिल्कुल मस्ट है। और अगर आपको आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके बैंक का स्टेटमेंट लगेगा, एक उनका स्पॉन्सर लेटर लगेगा। वो आपको लिख करके देंगे कि ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, या ये हमारा जो भी है, इसको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, इसका जो ट्रैवल से रिलेटेड जो भी कॉस्ट आएगा, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो सारे मैं बियर करूँगा। उन पे उनका सिग्नेचर होगा और एक उनकी पासपोर्ट की या उनकी कोई भी इंडियन आईडी की कॉपी साथ में आपको लगानी है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको लगाना है फ़ोटो के साथ। उसको आपको पूरा अच्छे से रीड करना है एंड उसको अच्छे से फ़िल करना है। एंड ये सब होने के बाद अब अगर आपके पास ITR है, भले ही वो नील की हो, आप अपना ITR लगाइए। अगर आप जॉब करते हो तो आप अपनी सैलरी स्लिप लगाइए। एंड आप जितने दिन की आपकी ट्रिप है उतने दिन का आपके पास ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए कि मैं 10 दिन के लिए अगर मैं लिथुआनिया, लातविया या कहीं भी जा रहा हूँ, 10 दिन आप क्या करोगे, पहले दिन ये करूँगा, दूसरे दिन ये, डे बाय डे की आपके पास आइटनरी। और एक कवरिंग लेटर, जैसे हम लोग स्कूल वगैरह में लिखा करते थे ना कि आज हमें छुट्टी चाहिए, मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ, तो ये बिल्कुल उसी तरह का है कि जिस भी एम्बेसी में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे जो एम्बेसी में जो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे, उस एम्बेसी को एक आपको लेटर लिखना है। कोशिश करना कि वो 1 पेज का हो, 10 पन्ने का कवरिंग लेटर आप लोग बना दोगे, वैसे नहीं। उसमें आप अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन करो, क्यों ट्रैवल कर रहे हो वो मेंशन करो, इंडिया में आपकी फैमिली में कौन कौन है, अगर आप मैरिड हो वो मेंशन करो, आपके बच्चे हैं, ताकि उनको ऐसा रीज़न दो कि आप वापस आओगे। आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, तो आप उसमें वो मेंशन करो। पहले आप लोगों ने कहाँ ट्रैवल किया है वो मेंशन करो। और अगर कहीं ट्रैवल नहीं किया है, पहली इंटरनेशनल ट्रिप है, तो वो भी मेंशन करो कि इसी कंट्री में आप क्यों जा रहे हो। तो गूगल से या चैट GPT से आप लोग एक अपनी आइटनरी बना सकते हो, कवरिंग लेटर, एंड उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप लोग लगा सकते हो। और उस पर एंड में आप उसमें लिखोगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ में, अपनी कवरिंग लेटर के साथ, अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो। ITR आप अपने 3 साल का लगा सकते हो, बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हो। एंड उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप बैलेंस सर्टिफिकेट, या फादर आपके या आपकी मदर आपको स्पॉन्सर कर रही हैं, आपके ब्रदर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो एक उनका स्पॉन्सरिंग लेटर। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा ये सारे आपको डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद एक कलेक्ट करना है, एक फ़ाइल बनानी है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, आपको जा कर के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं और फिर शांति से बैठ के वेट करना है। उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है आपके एड्रेस पे आ जाएगा, अगर आप लोग DHL की सर्विस लेते हो वहाँ पे। अदरवाइज़ आप लोग जा कर के भी अपना पासपोर्ट पिक कर सकते हो, वो आपको कॉल या मेल कर देंगे। जब पासपोर्ट आपके पास आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। और एक और ज़रूरी चीज़, जब भी आप अपना ये एप्लीकेशन जमा कराते हो तो फ़्लाइट टिकट उसमें आपको ज़रूर देनी पड़ेगी। बहुत से लोग डमी फ़्लाइट टिकट लगाते हैं, वो मत करना। अगर आपको जेन्युइन आना है, इतने पैसे जब लग रहे हैं, तो 30-40 हज़ार रुपये की आप रिफ़ंडेबल फ़्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हो। अगर वीज़ा नहीं लगता है इन केस, तो आपके 1000-1500 रुपये कट के आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। और एक आपका जितने दिन की ट्रिप है उतने दिन का आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है आपकी जर्नी के बीच में, तो आपको जो है वो कंपनी पे करेगी। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन फ़्लाइट टिकट जो है वो डमी बिल्कुल मत करना। ओरिजिनल फ़्लाइट टिकट आप आने की और जाने की दोनों फ़्लाइट टिकट, और जितने दिन आप रुकोगे उतने दिन की आपकी होटल बुकिंग, ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। बस इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वीज़ा अप्लाई करने में आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मेरे थ्रू ये काम करवाना चाहते हो, अगर आप ऐसे अपना वीज़ा अप्लाई करते हो, तो आपके 6500 रुपये जो एम्बेसी की फ़ीस है वो लगेगी, वो नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आपका वीज़ा नहीं लगा तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस 1500-2000 का पकड़ के चलो। फ़्लाइट टिकट आपकी 35 से 40 हज़ार, 50 हज़ार पकड़ के चलो। तो ये रिफंडेबल बुक कराना, ये पैसे आपके बर्बाद नहीं होंगे फ़्लाइट के। तो अगर वीज़ा नहीं लगता है तो पैसे वापस आ जाएंगे। और इसके अलावा आप अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करते हो, प्रिंट वगैरह डॉक्यूमेंट करवाते हो, थोड़ा बहुत
1500 का खर्चा और मान लो, तो मोटा मोटी आपका जो खर्चा है मैं फ़्लाइट टिकट को काउंट नहीं करूँगा क्योंकि वो रिफ़ंडेबल है। तो ये सारा मिला के होटल बुकिंग आप booking.com से कर सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा देके, या कभी कभी 0 रुपये में भी हो जाती है। एंड उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और मेजर खर्चे हैं। तो अगर आपको मैं रफली एक आइडिया बताऊं तो 20 से 25 हज़ार का खर्चा है आपका वीज़ा अप्लाई करते टाइम, तो ये पैसा आपका है। और इसके अलावा फ़्लाइट टिकट मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि आप रिफ़ंडेबल बुक करवाना, जिसमें आपके पैसे वापस आ जाएं, और वीज़ा आने के बाद भी अगर आप अपनी फ़्लाइट को थोड़ा आगे पीछे करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको सारी बता दिया। अगर आपका वीज़ा नहीं लगता है तो आपका 25 से 20 हज़ार रुपये के बीच में बर्बाद होंगे। वो आप चाहे जब भी करोगे वो तो देखो आपके लगने ही हैं, आप अपने पे स्पेंड कर रहे हो ये पैसा। किसी एजेंट से करवाओगे तो वो आपको आराम से 50 से 60 हज़ार रुपये टूरिस्ट वीज़ा के। बाकी मुझे नहीं लगता है 50-60 हज़ार में कोई एजेंट ये काम करेगा। मिनिमम वो आपका पासपोर्ट सबसे पहले ले लेगा और बोलेगा कि वीज़ा आने के बाद आपको 5 लाख देने हैं। तो 5 लाख में तो आप कम से कम भाई 100 बार अप्लाई कर लोगे, 200 बार अप्लाई कर लोगे, और आप उससे कुछ सीखोगे भी। और सबसे अच्छा है कि अगर 5 लाख आप एजेंट को दे रहे हो तो उससे बेटर है कि आप उसी 5 लाख से 8-10 कंट्री आराम से ट्रैवल कर सकते हो। नेपाल है, भूटान है, उसके अलावा श्रीलंका है, आसपास इंडिया की इतनी सारी कंट्रीज़ है, सिंगापुर है, यूएई है, कतर है। तो इन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल करके, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं इंडिया को ई वीज़ा या ऑन अराइवल वीज़ा देती हैं। तो आप वहाँ पे ट्रैवलिंग करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हो एंड देन आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, कोई प्रोफेशनल आप काम कर रहे हो, तो आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको यूक्रेन के थ्रू शेंगेन में जाना है तो मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ। मैं अपनी कंपनी से आपको यहाँ से स्पॉन्सर कर सकता हूँ, आपको यूक्रेन बुला सकता हूँ। यहाँ पे आपके टीआरसी बनने के बाद यहाँ से मैं आपको लीगल तरीके से बिल्कुल शेंगेन का वीज़ा लगवा करके आपको आगे भेज सकता हूँ। इसकी अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, मेरा इंस्टा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। और बहुत से लोग धड़ाधड़ कॉल करने लगते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ के टाइम में और इंडिया के टाइम में काफ़ी फ़र्क रहता है। तो आप कॉल करने से पहले मैसेज कर लेना, जवाब मैं सबको देता हूँ। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, मैं सबको रिप्लाई करूँगा जो भी आपकी क्वेरीज़ है। और अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो, जूम मीटिंग पे अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों के लिए 30 मिनट्स जो है आराम से निकाल के बात कर सकता हूँ। लेकिन उसका आपको मिनिमम जो मेरा सर्विस चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।